गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट का मतलब होता है लॉट ऑफ गुड, कि एक लॉट ऑफ गुड है जिसको एक पार्टी ट्रांसफ़र करती है दूसरी पार्टी को सेल करने के लिए। यहाँ हमारी दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। जो पहली पार्टी होती है डेट इज़ कंसाइनर, और दूसरी जो हमारी पार्टी होती है डेट इज़ कंसाइनी। जो कंसाइनर होता है ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड, और जो कंसाइनी होता है ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द पर्सन जो गुड्स को सेल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। सो कंसाइनर इज़ द ओनर एंड ही इज़ द एजेंट ऑफ दैट ओनर। तो कंसाइनर जो है वो गुड्स को सेंड करता है टू द कंसाइनी फॉर सेलिंग द गुड्स ऑन कमीशन बेसिस, और उस गुड्स को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। Okay, so the relationship between the consignor and consignee is that of principal and agent. जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ही इज़ द प्रिंसिपल इन दिस रिलेशनशिप एंड द कंसाइनी इज़ द एजेंट। जो रिस्क होता है वो सारा का सारा कंसाइनर का होता है, क्योंकि वो ओनर है गुड्स का। कंसाइनी क्या करता है, सिर्फ गुड्स को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ओके, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनर, इस कंसाइनमेंट को हम बोलते हैं आउटवर्ड कंसाइनमेंट, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है वो कंसाइनर के पास से बाहर जा रहा है। और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है हमारा इनवर्ड कंसाइनमेंट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट कंसाइनी रिसीव कर रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है वो कंसेप्ट क्यों आया है, क्या नीड है कि कंसाइनी को अपॉइंट करना पड़ता है हमें गुड्स को सेल करने के लिए, कंसाइनर खुद उन गुड्स को सेल क्यों नहीं कर देता। सो नाउ वी विल डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट। सो टू इंक्रीज द सेल्स बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट इन न्यू एरियाज एंड कंट्रीज। जो कंसाइनर होता है वो प्रोड्यूस करता है अपने एरियाज़ में, और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ताकि वो नई मार्केट में एंटर कर पाए, नई एरियाज़ में या नई कंट्रीज़ में, वो कंसाइनी को अपॉइंट करता है इन दैट मार्केट। The next need is to take advantage of price variation of a product prevailing at different prices। दूसरी मार्केट में जब हमें ज़्यादा प्राइस में हम ज़्यादा प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो प्राइस वेरिएशन का एडवांटेज लेने के लिए भी हम कई बार अपने गुड्स को कंसाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसाइनी। टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्किल एंड रेपुटेशन ऑफ एजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। कई जगह ऐसे होता है कि जो एजेंट होते हैं वो मार्केट को ज़्यादा बेटर जानते हैं, वो ज़्यादा नंबर ऑफ रिटेलर्स तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, तो उसकी स्किल और रेपुटेशन का फ़ायदा उठाने के लिए भी हम अपने गुड्स को कंसाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम उतना बेटर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जितना बेटर एजेंट कर पाएगा। एंड टू अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट, फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे एजेंट जो कंसाइनी हैं हमें वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, तो वो सर्विसेज अवेल करने के लिए भी हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। वी विल सी द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। जो फर्स्ट हमारा बेसिस है डेट इज़ ओनरशिप। इन द कंसाइनमेंट जो ओनरशिप होती है वो कंसाइनर के पास होती है, बट टिल द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी। जैसे ही कंसाइनी गुड्स को सेल कर देता है वैसे ही गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है बायर को, और कंसाइनर अब ओनर नहीं रहता। तो जब तक गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में है तब तक के लिए ओनर जो होता है वो कंसाइनर ही होता है, कंसाइनी ओनर नहीं बनता है गुड्स का। इन द केस ऑफ सेल ओनरशिप इमीडिएटली बायर को ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही सेल कमिट हो जाती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ बिटवीन रिलेशनशिप। जो कंसाइनर और कंसाइनी है उनके बीच में हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, वेयर द कंसाइनर इज़ द प्रिंसिपल एंड द कंसाइनी इज़ द एजेंट। एंड द रिलेशनशिप इन सेल एक्टिविटी बिटवीन टू पार्टीज इज ऑफ सेलर एंड परचेजर। टॉकिंग अबाउट द रिस्क, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट जो पूरा का पूरा रिस्क है वो कंसाइनर बियर करता है, बट इन केस ऑफ ओनरशिप जो रिस्क है वो इमीडिएटली बायर को पास हो जाता है जैसे ही गुड्स वो सेल कर देते हैं। टॉकिंग अबाउट द कमीशन, कंसाइनी इज पेड अ कमीशन एट एन एग्रीड रेट ऑन द ग्रॉस सेल्स प्रोसीड, लेकिन सेल की एक्टिविटी में ऐसा कोई कमीशन हम जो है एंटरटेन नहीं करते। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस होते हैं इन केस ऑफ कंसाइनमेंट वो सारे के सारे कंसाइनर रीइंबर्स करता है, चाहे वो एक्सपेंस कंसाइनी ने किए हो चाहे वो कंसाइनर ने। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय परचेजर आफ्टर सेल सर्विस आर नॉट बोर्न बाय सेलर। इन केस ऑफ सेल जो भी एक्सपेंस होंगे सेल होने के बाद वो सारे के सारे बायर ही बोर्न करता है, सेलर उनको रीइंबर्स नहीं करता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन परफॉर्मा इनवॉइस एंड इनवॉइस। जब भी सेल कमिट होती है तो एक इनवॉइस जनरेट किया जाता है, तो सेल के टाइम पे वी रिसीव एन इनवॉइस, बट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट वी रिसीव ए परफॉर्मा इनवॉइस। द टर्म इनवॉइस इज सेम, जस्ट परफॉर्मा इज एन एडिशन इन दी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जो पर्टिकुलर्स होते हैं इनवॉइस में दे आर सेम, कि आपने कौन से गुड्स को सेल किया है।
साथ ही साथ उसमें वो अमाउंट भी लिखा होता है जिसके लिए जो बायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस अमाउंट को पे करने के लिए। इसी तरीके से परफॉर्मा इनवॉइस में भी उन सारे गुड्स की डिटेल होती है जिनको कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किया है। बट द डिफरेंस इज़ कि जो परफॉर्मा इनवॉइस है इट डज नॉट मेक द कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट मेंशन इन इट। उसमें सिर्फ मिनिमम सेलिंग प्राइस या कौन से जो गुड्स है उनका क्वांटिटी कितना है, उनका वैल्यू कितना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। बट कंसाइनी उस अमाउंट को पे करने के लिए लायबल नहीं रहता। इन नॉर्मल इनवॉइस जो बायर होता है वो उस अमाउंट को पे करने के लिए लायबल रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटर। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट जो कंसाइनी है वो डेटर नहीं बनता है, बट इन केस ऑफ सेल जो परचेजर होता है डेट इमीडिएटली बिकम द डेटर ऑफ द सेलर। पॉइंट नंबर 8, रिटर्न ऑफ गुड। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट दे आर रिटर्नेबल टू द कंसाइनर। जब गुड्स को हम ऑन कंसाइनमेंट सेल करते हैं तो जो भी अनसोल्ड गुड होगा कंसाइनी उसको कंसाइनर को रिटर्न कर देगा। बट इन केस ऑफ सेल हम गुड्स को, जो बायर है वो गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो जो सेल है वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांस के अंडर ना हुई हो, जैसे कि सेल ऑफ गुड ऑन अप्रूवल बेसिस। पॉइंट नंबर 9, राइट टू सेल द गुड। जो कंसाइनी है उसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का, बट ओनली इन द नेम ऑफ कंसाइनर। बट इन केस ऑफ सेल द गुड्स आर सोल्ड इन द नेम ऑफ सेलर ओनली। टॉकिंग अबाउट द एक्ट, अगर कोई डिस्प्यूट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हो जाए बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी, तो वो जो डिस्प्यूट है डेट विल बी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एजेंसी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इन केस ऑफ सेल द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930s. Now we will discuss some principal terms which is used in consignment accounting. The very first is pro forma invoice which I have already discussed. जो pro forma invoice है वो कंसाइनर प्रिपेयर करता है और कंसाइनी को सेंड करता है। इसमें जो गुड्स कंसाइन उसने किए उनकी डिटेल्स होती है, फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ गुड, वैल्यू ऑफ गुड, क्वांटिटी एंड वेट, क्वालिटी ऑफ द गुड. It also state the minimum selling price at which the consignee is expected to sell the goods. Although the pro forma invoice look like a regular invoice, but it does not make the consignee responsible to pay the amount named. The next principal term is commission. As we know कि कंसाइनी हमारे गुड्स को सेल कर रहा है only for the sake of commission, so the remuneration paid by the consignor to the consignee for selling the goods on the behalf of former is termed as commission. जो कमीशन होगा वो टोटल ग्रॉस सेल्स प्रोसीड पे कैलकुलेट किया जाता है। इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन जो कंसाइनी है उसको हम कुछ ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमीशन भी ऑफर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टू एक्स्ट्रा एडिशनल कमीशंस, द डेल क्रेडेयर कमीशन एंड द ओवरराइडिंग कमीशन. As the consignee sell the good on the behalf of consignor, he is not responsible for any loss due to bad debt. हम जानते हैं कि जब हम गुड्स को कंसाइन करते हैं तो बहुत सारा रिस्क होता है और वो सारा का सारा रिस्क कंसाइनर का होता है। तो कंसाइनर किसी भी तरह के रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, कंसाइनी किसी भी तरह के रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट इफ़ आई वांट कि वो बैड डेट के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो आई विल ऑफर हिम अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एडिशनल कमीशन एंड दैट एडिशनल कमीशन इज टर्म्ड एज डेल क्रेडेयर कमीशन. The additional commission which the consignee agrees to bear the loss on the count of bad debt is called del creditor commission. It should be noted that del creditor commission is calculated on total sale and not merely on credit sale unless given otherwise in the question. जो del creditor commission है हमें total sale पे ही calculate करना है जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि उसे क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि जो बैड डेट लॉस है वो क्रेडिट सेल की वजह से ये राइज होते हैं। तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको ये जो कमीशन है वो क्रेडिट सेल पे ही कैलकुलेट करना है, तो जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे हम टोटल सेल पे उसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एडिशनल कमीशन दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन. एज द नेम सजेस्ट इट इज़ गिवन इफ द गुड्स आर सोल्ड अबव अ सर्टेन रेट. आप जानते हैं कि pro forma इनवॉइस में मिनिमम सेलिंग प्राइस दिया होगा, अगर जो हमारा कंसाइनी है उसको उस रेट से ऊपर उनको सेल कर पाए गुड्स को तो उसे एक्सेस कमीशन हम देते हैं और इस कमीशन को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन. नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट. एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंसाइनर भी पे कर सकता है और कंसाइनी भी. जो एक्सपेंसेस है उसको यहाँ दो तरीके से डिवाइड किया गया है, रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. एज द नेम सजेस्ट जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे वो एक ही बार अकर होंगे, नॉन रिकरिंग आपके बार बार अकर होने वाले एक्सपेंसेस. सो हाउ दे हैव डिफाइंड इन द बुक दैट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी which bring the good to the place of consignee are often termed as non-recurring expenses. यानी कि ऐसे पूरे खर्चे जो गुड्स को कंसाइनी के प्लेस तक लाने में लगे होंगे that will be termed as non-recurring expenses. These include freight, carriage, custom duty, insurance in transit, octroi, loading and unloading charges. Now talking about the recurring expenses. Expenses incurred by consignee after the goods reach his godown are termed as recurring expenses. यानी कि गोडाउन में आने के बाद, कंसाइनी तक पहुंचने के बाद जो भी खर्चा लगेगा जिसको कंसाइनी पे कर रहा है they will be recurring expenses. These includes godown rent, insurance of godown, selling expenses, repair, etc.
रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अनसोल्ड गुड्स का हम वैल्यूएशन करते हैं या हम कह दो कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो हमें जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं उनको चार्ज करना होता है उस गुड्स पे. सो दैट्स वाई इट इज़ इसेंशियल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू एक्सपेंसेस. नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल टर्म इज़ योर अकाउंट सेल्स. At a periodic interval, the consignee send the consignor a statement known as account sales, showing the sales made, expenses incurred, commission earned, remittances made, and the resultant balance due to consignor. जो अकाउंट सेल्स है डेट इज़ द समरी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी. तो ये पीरियडिक इंटरवल पे कंसाइनी को सेंड करना है टू द कंसाइनर ताकि उसको पता रहे कि उसने इतने इंटरवल तक कितने गुड्स को सेल कर दिया. और अगर सेल हुआ है तो सिर्फ यही चीज़ें मेंशन नहीं की जाएगी और बताया जाएगा कि कितना कमीशन उस सेल पे वो अर्न कर चुका है, कितना रेमिटेंस अब तक कंसाइनी ने कंसाइनर को कर दिया और कितना बैलेंस अभी कंसाइनर के लिए उसकी तरफ से ड्यू है. सो दीज आर द प्रिंसिपल टर्म्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस Talking about the difference between pro forma invoice and account sales, the basis on the basis of difference that it is prepared by consignor or consignee. The pro forma invoice is prepared by consignor, and the account sales is prepared by consignee. So consignor sent the pro forma invoice to consignee, and the account sales were sent by consignee to consignor. The pro forma invoice is prepared only once, and the account sales is prepared at a periodic interval. Talking about the content of both, the pro forma invoice contain the detail of the goods consigned, whereas the account sales contain the details of the goods sold. So it will contain the nature of good, quantity, value, and minimum selling price, and the particulars of goods sold along with the expenses incurred, commission earned, remittances made, and the consequent amount due to consignor. And the last difference is the liability to make payment. The pro forma invoice does not make the consignee liable to pay the consignor, and the account sales show the net balance for which the consignee is liable to the consignor. Thank you for today.